हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, कैसे मैट्रिक्स दिखती है, मैट्रिक्स होती क्या है, रोज कॉलम, ये सारी चीज़ें हमने जानी थी। और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रखा था कि कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है, रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, ऑल्सो नोन एज जीरो मैट्रिक्स। ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस ट्राई किए। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दे रखे थे कि भाई एक्सरसाइज से आप लोग क्वेश्चंस कर कर आना। तो आज हम लोग वो करेंगे। और साथ में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहा हूँ, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो ज़्यादा टफ चैप्टर ये है नहीं और टफ टॉपिक ये वाले नहीं है। स्टार्टिंग में जो टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा टफ है नहीं, तो स्मूथली मेरे साथ करते चलो। उसके बाद जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं एक ग्रुप क्रिएट कर लूँगा जिसमें आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या थोड़े से टफ क्वेश्चंस देना चालू करूंगा असाइनमेंट के तौर पर, जो आप लोग सॉल्व करना और फिर मुझे सेंड करना डायरेक्टली। तो मैं उनको चेक करके आपको उनके रिजल्ट्स बताऊंगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से हमारी पढ़ाई को एक सिस्टमेटिकली करते चलेंगे, जिससे क्या होगा कि आप लोगों के ऊपर लास्ट में जाके ज़्यादा बर्डन नहीं होगा। ठीक है, और स्टार्टिंग से हम काफ़ी अच्छी तरीके से मैथ्स को पकड़ कर चलेंगे कि भाई क्या होता है, कई बार एक सब्जेक्ट को पकड़ कर चलोगे तो लास्ट में जो इजीली जब टाइम होता है ना, प्रेशर के टाइम जब लास्ट में टाइम होता है, तो आप फिजिक्स जो कि टफ चैप्टर है, टफ सब्जेक्ट है, सॉरी केमिस्ट्री, आप एनसीईआरटी पढ़ते चलो, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं ऐसा। केमिस्ट्री को आप अपनी तरह से, मैं अगर आपको बताऊँ एक सजेशन दूँ, तो आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से रीड कर लेना। बाकी मैथ्स को आप अच्छे से पकड़ करके चलो, तो क्या होगा लास्ट में आपके लिए मैथ्स टाइम बचाएगी अदर सब्जेक्ट पे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स देखो भाई, पहली चीज, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं। पहली चीज अब समझो, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, तो इसके लिए दो कंडीशंस होती हैं। कौन कौन सी? एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, जरूरी चीज है भाई। नहीं तो एक मैट्रिक्स बन रही 3x2 की, एक मैट्रिक्स बन रही 2x3 की, नहीं, ये तो सेम नहीं हो सकती ना। तो दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगी? जब उनके ऑर्डर सेम होंगे और उसके बाद जो एलिमेंट उनमें है वो सब सेम होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखी है भाई। ठीक है, तो ये सारी चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे हम लोग। पहली चीज क्या है कि सेम ऑर्डर होना चाहिए, सेम ऑर्डर। और दूसरी चीज कि इसको लिखने का तरीका, एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, एलिमेंट्स शुड बी इक्वल। ठीक है, जैसे अगर मैं ए आई जे ले लूं तो इक्वल टू बी आई जे कर देता हूं। ठीक है, एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स की तरह सेम कब होगी? जैसे ए आई जे के एलिमेंट्स कौन है? ये ए आई जे और ये बी आई जे। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी? ए और बी कब इक्वल होंगी? जब ए और बी एलिमेंट सारे सेम होंगे और सेम ऑर्डर होगा। ठीक है, ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स होती है। और जब, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्यों आया? क्योंकि सब्ट्रैक्शन और एडिशन में लगता है। दो मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन उन डिपेंड करता है उनके ऑर्डर पर। मतलब अगर दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी हो सकता है या सब्ट्रैक्शन तभी हो सकता है जब दोनों मैट्रिक्स का क्या हो? ऑर्डर सेम हो, पहली चीज। ठीक है, तो ये वाला केस है। और आपको एक्स वाई जेड ए बी सी डी की वैल्यू निकालने के लिए पूछा जाता है, जैसे कि अभी 2016 में, 18 में, 20 में ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं बताऊंगा अभी आपको चैप्टर खत्म होने के बाद। ठीक है, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा कि ऑर्डर सेम होना चाहिए और एलिमेंट सेम होनी चाहिए, बस। ठीक है, अब एक एग्जांपल उठाता हूं मैं आप ही एनसीईआरटी से। चलो पहले मैं अपने मन से एक क्वेश्चन देता हूं, उसके बाद, ठीक है, ये यार मैं ध्यान रखना एक चीज कि आज से मैं एच आर करके लिखूंगा। अगर एच आर करके कोई चीज लिखी है तो वो क्वेश्चन रैंडम है, कहीं से भी उठाया गया है या मेरे मन से बनाया गया है। ठीक है, तो जैसे अगर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे देखा जाए 2x 3 0, ठीक है, y -2 z 0। ठीक है, अब देखो क्या ये दो मैट्रिक्स, ये तो दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, अभी तो इक्वल का साइन बैठा, तो दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी हैं। अब ये दोनों इक्वल कब होंगी? जब इनका पहली बात तो ऑर्डर सेम हो। तो इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर 2x2 है, इसका ऑर्डर क्या है? 2x2 है। तो क्या इनके ऑर्डर सेम है? हाँ बिल्कुल, तो ऑर्डर सेम है। ठीक है, ऑर्डर सेम हो गया, चलो भाई पहले जो क्राइटेरिया वो तो पास कर लिया। अब उसके बाद एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, तो एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो इससे वो लोग क्वेश्चन बनाएंगे तुमसे कि फाइंड
द वैल्यू ऑफ एक्स वाई और जेड, ठीक है। ये इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। तो x की वैल्यू बताओ, तो देखो जो एलिमेंट यहाँ है a11 शुड बी इक्वेटेड विद b11, ठीक है। a12 शुड बी इक्वेटेड विद b12, a21 शुड बी इक्वेटेड टू b21 एंड a22 शुड बी इक्वेटेड टू b22। मतलब जो एलिमेंट यहाँ का जिस पोजीशन पर है वही सेम पोजीशन पर जो एलिमेंट होगा उस वाली मैट्रिक्स में उसी के साथ इक्वेट करना है। ये चीज बहुत ध्यान रखना, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि 2 को आप किसी के साथ भी इक्वेट कर दो। 2 शुड बी इक्वेटेड विद जो भी यहाँ की पोजीशन है वहां की पोजीशन से ही इक्वेट होगा। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि y की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, ये हो गई y की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई, ये आ गई x की वैल्यू। z की वैल्यू 3 आ गई और 0 तो 0 के इक्वल है, तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से हमने x y z की वैल्यू निकाल ली। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप ही की बुक का एग्जांपल उठा लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। एनसीईआरटी से एग्जांपल उठाते हैं और खत्म करते हैं। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है उसमें क्वेश्चन में। x+3 z+4 2y -7 -6 b-3 को डाल देता हूँ। ये कौन सा एग्जाम्पल नंबर 4 है। -21 a-1 0 और 0 0 -6 2b+4 6 -3 -21 3y -2 2c+2 और 0। जैसे कि मैंने आप सब लोगों को कल होमवर्क दिया था तो आप लोग सब कर आए होंगे, ठीक है। ऐसी उम्मीद करता हूँ। कुछ होमवर्क में बिल्कुल भी लेट लतीफी नहीं चलेगी, ठीक है। जब जो होमवर्क देता हूँ वो कर लेना, ध्यान रखना प्लीज, ठीक है। चलो अब क्या ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं या इन्हें इक्वेट किया जा सकता है। पहली कंडीशन, इन दोनों के ऑर्डर चेक करते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, 3x3 है, इसका ऑर्डर क्या है, 3x3 है, मतलब इन दोनों को इक्वेट किया जा सकता है। अब मैंने क्या बताया था कि एक एलिमेंट जो इधर वाला है, जिस पोजीशन पे बैठा है वहां पर जो एलिमेंट बैठा होगा उसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, इसे इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले इसको चेक करते हैं। चलो तो x+3 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -3, खत्म, x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब देखो यहाँ -3 डालो तो -3 और +3 कितना होता है, 0। देखो ध्यान से, ये भी 0 ये भी 0, मतलब ये तुम्हें कंफर्मेशन मिलेगा, ठीक है। अब z+4 = 6, अब इस वाले एलिमेंट को इसके साथ इक्वेट करो, z+4 = 6, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ध्यान से देखो, अगर मैं z में 2 रख दूंगा तो 2+4 कितना होता है, 6 होता है, जो कि यहाँ के एलिमेंट से इक्वल है, मतलब ये भी सही है। इस तरीके से कंफर्म करते जाना। अब 2y - 7 = 3y - 2 करो, तो 3y - 2y = -7 + 2 -5 = y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -5 आ गई। अब इसे रख कर देखो, ठीक है, क्योंकि कंफर्मेशन एक बार ले लेना चाहिए। -5 यहाँ रख के देखो, -5 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, -10 और -7 -17, यहाँ रखो। -5 रखोगे तो ये -15 हो जाएगा, -2 रखोगे तो -17, तो -17 इक्वल हो जाता है। -6 और -6 सेम है। अब ये वाला चेक कर लेते हैं, a - 1 = -3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -3 + 1, तो a की वैल्यू आ गई -2। रख के देखो यहाँ पर, -2 रखोगे तो -3 हो जाएगा, -2 और -1 -3, तो ये भी -3, मतलब सही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब इस वाले को इक्वेट कर दो, 2c + 2 = 0, 2c = -2, तो c की वैल्यू आ गई -2/2 यानी कि -1, तो c की वैल्यू आ गई -1। रख कर देख लो एक बार, जब तुम -1 रखोगे तो -1 × 2 -2, तो -2 + 2 0, तो 0 0 सेम हो गए। ये भी देखो 0 0 सेम है, -21 -21 सेम है, मतलब हम लोग सही कर रहे हैं। अब यहाँ लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, b - 3 = 2b + 4, तो 2b - b = -3 - 4, ये हो गया -7, ये हो गया b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -7 आ गई। -7 रखकर देखो यहाँ पर, -7 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, और -7 यहाँ रखो तो ये हो जाएगा -14 और +4 यानी कि -10, तो ये भी सेम आ गए। तो ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर 4 खत्म। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ आया होगा, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको जो भी एलिमेंट इधर का है, इस वाली मैट्रिक्स का है, उसको उसी वाली मैट्रिक्स के उसी पोजीशन वाले एलिमेंट के साथ आपको इक्वेट करना है, ठीक है। जैसे हमारे स्कूल्स में होता है, फुटबॉल का मैच होता है, तो ऐसा थोड़ी होता है कि एक स्कूल की 6th की टीम जाएगी, एक स्कूल की 12th की टीम आके खेल लेगी और मैच हो जाएगा, नहीं ना, ऐसा थोड़ी होता है।
अगर अंडर 19 के बच्चे इस स्कूल से हैं तो अंडर 19 के बच्चे उस स्कूल से होंगे, मतलब 19 एज के अंडर तक के बच्चे दोनों कॉम्पीट करेंगे। उसी तरीके से इक्वेशंस है, इक्वेट करना है तो इस तरफ जो एलिमेंट बैठा हुआ उसको उसी तरफ वाले जो सेम पोजीशन वाला एलिमेंट है उसके साथ इक्वेट करके वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ज्यादा टफ तो नहीं था ये क्वेश्चन, बस इतना ही था इस क्वेश्चन में। तो अब इसी से आप एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। और एक बार ट्राई करना, फिर मैं तो बताऊंगा ही आपको। चलो, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स यही बताता है। अब एग्जांपल नंबर 5 को देखते हैं ध्यान से, क्या कहता है। अब धीरे धीरे करके आपको थोड़े से टफ क्वेश्चन आते जाएंगे। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। अब इक्वेशन सॉल्व करना। अब इक्वेशन कहां सॉल्व कर रही थी आपने 10th क्लास में, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और एक और क्या थी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो वो भी आपको यहाँ पर काम आएंगी, तो वो आपको याद रखना है, ठीक है। आती होंगी ना बच्चों को। अब वैसे तो मैं सच बताऊं, आप लोगों का जो 2 साल है, कुछ बच्चों का कोरोना में गया है, कोरोना में ऑनलाइन थी और ऑनलाइन पढ़ाई नहीं की है, तो मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड भी एक बार समझा दूंगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड भी समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग, आपकी एनसीईआरटी, आपके घर में छोटे भाई बहन होंगे या आप ही की एनसीईआरटी रखी होंगी, या मेरे सर कहते थे, मेरे कॉलेज के सर हैं, वो मुझे बताया करते थे कि जो कल्लू कबाड़ी को आपने अपनी बुक्स बेच कर आए हो उसके पास वापस जाओ और उससे बुक्स वापस लेकर आओ, ठीक है। और एक बार एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और वो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो एक बार फिर से रिवाइज करो, ठीक है। वैसे तो जनरली आती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप लोगों को आती होंगी, लेकिन कुछ वीक स्टूडेंट भी ये वीडियो देख रहे होंगे, तो अगर नहीं आएंगी समझ में तो मुझे एक बार कमेंट कर देना, मैं यहाँ पर बता दूंगा। क्योंकि मैंने इतने टाइम से होम ट्यूशन दे रहा था बच्चों को, 12th के काफ़ी सारे बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, तो मैं काफ़ी बच्चों से मिल चुका हूँ। उन बच्चों से भी मिला हूँ जिनके 95 मार्क्स आए हैं मैथ्स में इसके पिछले साल, तो मैं उन बच्चों के भी वीडियो डालूंगा आप लोगों के साथ जिनको मैंने पढ़ाया और उनके अच्छे मार्क्स आए। और जो बच्चे बहुत वीक थे उन बच्चों के वीडियोस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि उनकी कंडीशन कितनी ख़राब थी, वो खुद बताएंगे आपके सामने। जो लास्ट में उन लोगों ने मेहनत करी तो कितने अच्छी तरीके से उन्हें मैथ समझ आने लगी, ठीक है। तो आप लोग इतना ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। और ये दे रखा है आपको 4 - 3 11 24। वैसे तो मेरा इसमें कोई पैशन बनाने का मन नहीं है कि यूट्यूब पर ही पढ़ाऊंगा या मैं टीचिंग में ही जाऊंगा, ठीक है। वो तो कुछ रीजंस ऐसे आ गए जिनके कारण मुझे पढ़ाना पड़ रहा है और कुछ लोगों से मुझे मोटिवेशन मिला, जिसके कारण आज मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ मैथ्स की जर्नी में आपके साथ चलूंगा और गारंटेड आप लोगों को काफ़ी अच्छी पोजीशन पर लाकर खड़ा करूँगा। बस आप लोग मेरे साथ साथ जो जो चीज़ें मैं बताऊँ वो चीज़ें करते जाओ, ठीक है। चलो, तो मैंने क्या बताया था, जिस एलिमेंट इस पोजीशन पर, इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट यहाँ पर है इसी पोजीशन पर, उसी पोजीशन पर दूसरी मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होगा उसी के साथ इक्वेट होगा। तो क्या होगा, 2a + b = 4, ठीक है। पहली इक्वेशन आ गई। अब भाई यहाँ पर देखो ध्यान से, पहले अभी तक हम 1 वेरिएबल में काम कर रहे थे, 1 वेरिएबल मतलब एक ही अल्फाबेट था। अब यहाँ पर क्या आ गए 2 एलिमेंट, मतलब 2 वेरिएबल में काम कर रहे हैं। तो 2 वेरिएबल में काम कर रहे हैं मतलब हमें 2 इक्वेशन चाहिए होंगी वैल्यू निकालने के लिए। अगर 1 वेरिएबल में काम करते तो एक इक्वेशन में काम हो जाता। अगर 3 वेरिएबल होते, वेरिएबल मतलब जो अल्फाबेट्स हैं, इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। वेरिएबल का मतलब होता है जो अल्फाबेट्स है, क्यों, क्योंकि इनकी वैल्यू में जो मन चाहे वो डाल सकता हूँ, तो ये वेरिएबल, ठीक है, होते हैं, ठीक है। तो अगर 3 वेरिएबल होंगे तो 3 इक्वेशन चाहिए होंगी इनकी वैल्यू निकालने के लिए। तो पहली इक्वेशन तो मिल गई, दूसरी इक्वेशन और मिला लेते हैं। तो देखो ये यहाँ से मिल जाएगी, तो ये आ गई a - 2b = -3, ठीक है। अब देखो ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब अगर ध्यान से देखो तो इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा, लेकिन फिर भी सारी चीजें कैंसिल नहीं हो रही हैं। तो यहाँ लगती है एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि आप लोग रिवाइज करके आओगे और अगर कमेंट में बोलोगे तो मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। वैसे तो आप लोगों को आती होगी, बस एक रिवाइज करना है। एलिमिनेशन मेथड और सेकंड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अभी करते करते ही हम सीखेंगे। चलो, तो मैं क्या करता हूँ, एलिमिनेशन मेथड से ट्राई करते हैं। देखो, दोनों एलिमेंट्स में से किसी भी एक एलिमेंट को क्या कर सकते हैं हम, कैंसिल कर सकते हैं। तो जो भी आपका मन रहे, तो मैं कोशिश करता हूँ जिनके साइन अलग होते हैं, देखो ये प्लस का, ये माइनस का है, तो ये इजिली कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो बस हमें इनके वेरिएबल्स को सेम बनाना है, वेरिएबल के कोएफिशिएंट को क्या करना है, सेम बनाना है। तो देखो b को मैं 2b कैसे बना सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई। अब 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 4a + 2b = 8। और यहाँ क्या हो जाएगा, a - 2b = -3। अब क्या है, कैंसिल कर दो प्लस और माइनस। देखो यहाँ प्लस 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 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5a हो जाएगा। 8 और -3 कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। क्यों, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन किसका आता है, बड़े का आता है। तो बड़ा कौन है, 8 मतलब प्लस। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब a की वैल्यू 1 आ गई तो किसी भी एक इक्वेशन फर्स्ट में डालो या सेकंड में डालो, जिसमें भी डालना है आपका मन है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, पुट
इन इक्वेशन 1। तो जब मैं 1 में डालूंगा तो ये हो जाएगा 2 1 प्लस बी इक्वल टू 4। जो किया जाता है b इक्वल टू 2 को उस तरफ लेके जाओ तो 4 माइनस 2 यानी कि 2, तो b की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो आपको a की वैल्यू भी मिल गई और b की वैल्यू भी मिल गई। चलो ठीक है, तो ये समझ आया होगा आपको, यही एलिमिनेशन मेथड थी। अब सब्स्टिट्यूशन नाम से समझ में आता है, सब्स्टिट्यूट करना। आपको एक इक्वेशन से इसकी वैल्यू b की निकाल सकते थे या a की वैल्यू निकाल कर, मतलब b को एक तरफ रख के सबको उस तरफ भेज दो और उसके बाद दूसरी इक्वेशन में वो वैल्यू डाल दो और उसके बाद उन्हें सॉल्व कर दो। ठीक है, तो अगर नहीं आती होंगी तो आप लोग कमेंट में लिख देना, तो मैं आपको समझा दूंगा। चलो a और b की वैल्यू तो निकाल ली, यहाँ साइड में लिख लेते हैं, हम क्या लिख लेते हैं, a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन और बनाते हैं और c और d की वैल्यू और निकाल लेते हैं। चलो तो ये हो जाता है 5c माइनस डी, इस एलिमेंट को इसी एलिमेंट के साथ इक्वेट करोगे इक्वल टू 11, ये होगी थर्ड इक्वेशन, और 4c प्लस 3d इक्वल टू 24, जो कि फोर्थ इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर भी हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं दोनों लोगों को। d को एलिमिनेट किया जा सकता है, कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है, इसमें अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई कर दूं क्योंकि साइन अपोजिट है। ठीक है, चलो तो ये बन जाएगी 15c माइनस 3d इक्वल टू 33, पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा 3 का ध्यान रखना, 4c प्लस 3d, और सेकंड इक्वेशन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये कैंसिल हो गया। अभी देखो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, तो हो गया 19c 7 57, तो अब 19 3 से कितना होता है 57, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब c की वैल्यू 3 आ गई तो इसको उठाकर किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, तो पुट इन जिसमें भी आपका मन करे। ठीक है, चलो फोर्थ में डाल देते हैं इस बार, c की वैल्यू डाली तो 4 3, c की वैल्यू डाल दी d इक्वल टू 24, 4 3 12 प्लस 3d इक्वल टू 24, तो 3d इक्वल टू 24 माइनस 12 कितना होता है 12 होता है 3d, तो d की वैल्यू कितनी आ गई सीधी सीधी 4, 3 4 12, तो d की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, तो मतलब अब आप चेक कर सकते हो, a की वैल्यू 1 डालो 2 1 2, और b की वैल्यू कितनी आई थी 2 आई थी, तो 4, तो देखो ये भी 4 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ भी चेक कर सकते हो c और d में, 5 3 15 15 माइनस 4 11, देखो ये रहा 11, तो आपको कंफर्मेशन मिल गया कि आपने क्या किया है, क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो यही इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है जो हमें सीखनी थी, इसमें ज्यादा कोई टफ चीज तो थी नहीं, मुझे नहीं लगता। आपको बस इस एलिमेंट के उस एलिमेंट के साथ क्या करना है, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट के को उस एलिमेंट के मैट्रिक्स के साथ क्या करना है, इक्वेट करना है, बस इतनी सी चीज थी। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, बस। ठीक है, चलो अब इसी तरीके से आप अपनी पहले तो अपना अब ये वीडियो रोक कर सारे क्वेश्चंस, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन अब आपसे सॉल्व हो जाएंगे 10th क्वेश्चन को छोड़कर, बाकी सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो तो अब मैं एक्सरसाइज पे भी आता हूँ, आप लोग एक बार वीडियो रोक कर ट्राई करना सारे क्वेश्चन, जब नहीं बने तो वापस आना, इस वीडियो को खोलना और फिर समझना। ठीक है, लेकिन सबसे पहले एक बार खुद से ट्राई करके आना। ठीक है, अभी वीडियो से तो मैं एक ही बार में आपको अपलोड कर दे रहा हूँ, लेकिन जब हम लाइव हो जाएंगे तो मैं डायरेक्टली आपको नहीं बताऊंगा, क्यों, क्योंकि पहले आप लोगों को ट्राई करना है, उसके बाद मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, चलो तो ये सारे हो गए, अब हम स्टार्ट करते हैं 3.1 से। ठीक है, 10th क्वेश्चन क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि 10th क्वेश्चन थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन याद होगा, 11th क्लास में थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट चैप्टर था, भैया नहीं पढ़ के आए, 11th तो क्या ही है, 11th कौन पढ़ता है, हम नहीं पढ़ते, 12th के बच्चे तो नहीं पढ़ते हैं 11th, वो तो तब पढ़ते हैं जब 12th में काम आती है थोड़ी बहुत चीज़ें। ठीक है, तो टेंशन मत लो, जो नहीं पढ़ कर आए हैं उनसे भी सब कुछ बनेगा, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग बताते हैं कि 11th 12th से कनेक्टेड है, 9 10 से कनेक्टेड है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 12th में भी जैसे एक मिथ फैलता था ना कि जितने परसेंट आपके 11th में आए हैं उससे 10% कम कर लो, इतने आते हैं 12th में, नहीं ऐसा नहीं होता। मेरे 11th के परसेंटेज 60 थे और मैं 90 के समथिंग पहुंच गया था 12th में, तो सोचो 10% अगर कम होते घर वाले मेरे भगा देते मुझे, इसलिए ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो तो आज से हम स्टार्ट करते हैं 3.1। चलो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, मैट्रिक्स क्या दे रखी है, 2 5 19 -7 12 17 35 -2 5/2 √3 1 -5। आप लोग इसका ऑर्डर कमेंट करोगे। ठीक है, ऑर्डर क्या कमेंट करोगे, उसमें क्वेश्चन ही पूछ रखा है तो मैं ही बताऊंगा। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या है, तो मैं क्या बताया था, रोज इनटू कॉलम, तो रो कितनी हो गई इसके पास 3 रो हो गई, कॉलम कितने हो गए 1 2 3 और ये 4,
तो 4 कॉलम हुआ, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 3 क्रॉस 4। तो फर्स्ट का आंसर आ गया 3 इंटू 4, ये इसका ऑर्डर है। ठीक है, सेकंड क्या कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे बताए थे मैंने कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला बता रखा था डायरेक्ट m और n को मल्टीप्लाई कर दो, तो m n को मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया सेकंड का 12। चेक कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये चेक भी कर सकते हो। उसके बाद बोल रखा है कि a13 a21 a33 इन सब एलिमेंट्स बताना है आपको। तो थर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। ठीक है, तो a क्या कहता है, a कहता है a13। अब a13 ढूंढो, तो 1 मतलब पहली रो, फर्स्ट रो। फर्स्ट रो कौन सी है, ये वाली फर्स्ट रो है। ठीक है, थर्ड एलिमेंट 1 2 3, तो आंसर कितना आ गया 19 आ गया। इसी तरीके से बी क्या पूछ रखा है आपसे, a21 पूछ रखा है। 21 मतलब सेकंड रो, सेकंड रो में फर्स्ट कौन सा कॉलम, फर्स्ट कॉलम, तो ये आ गया इसका आंसर 35। सी क्या कहता है a33 बोले तो थर्ड रो पे थर्ड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम, ये रहा आपका एलिमेंट -5। इसी तरीके से आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे a24 कितना है और a23 कितना है। ठीक है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताने हैं। और यार ध्यान रखें, कमेंट करके मुझे बताना है ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप लोग सीरियसली मेरे वीडियोस देख रहे हो और आप लोगों को समझ आ रहा है। और अगर नहीं आ रहा है समझ, ठीक है, तो ये बिल्कुल शर्माने वाली बात नहीं है। आप जो भी आपकी शर्म है वो सब छोड़ दो बेटा। ठीक है, क्योंकि ये जो सोसाइटी है ना बहुत गंदी होते जा रही है दिन पर दिन। ठीक है, तो जो बच्चे इंट्रोवर्ट है ना उन लोगों के लिए बिल्कुल स्पेस नहीं है। तो ध्यान रखो, थोड़ा सा खुलो बोलो। इसलिए मुझे कमेंट चाहिए बिल्कुल प्रॉपर कि a24 कौन सा एलिमेंट है और a23 कौन सा एलिमेंट है, कमेंट में चाहिए मुझे सबके। ठीक है, चलो फर्स्ट एलिमेंट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन मुझे लगता है आपसे बन गया होगा, वैसे तो मैं वीडियो डाल रहा हूँ लेकिन कोशिश तो यही है कि आप लोगों से बन गए होंगे, ज़्यादा कोई टफ तो है नहीं क्वेश्चन। लेकिन जो बच्चे अभी तक अप्रैल में सिर्फ मस्ती कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे, वो लोग भी ध्यान रखो, क्योंकि लड़कियां तो अभी तक पढ़ने भी स्टार्ट कर दिया होंगे। अभी तक 3-4 चैप्टर खत्म कर लेंगी जल्दी जल्दी और उसके बाद फिर टेंशन फ्री रहेंगी। लड़के ये काम जनरली नहीं करते हैं, वो लोग लास्ट में ही पढ़ते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखो बेटा, अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, वैसे तो मैं समझ रहा हूँ क्योंकि मैं एक टीचर बन गया हूँ इस समय। तो टीचर वो बच्चों के बीच में कभी बात नहीं सुनी जाती, जो बच्चे बैक बेंचर्स होते हैं ना वो लोग नहीं सुनते। तो थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, पढ़ लो, थोड़ा सा काम आएगा। ज़्यादा मत पढ़ो लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो। चलो अब सेकंड क्वेश्चन कहता है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। दो क्वेश्चन पूछ रखे हैं अभी एक ही क्वेश्चन में आपसे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपसे, उसी में आपसे दो क्वेश्चन पूछे। पहले एलिमेंट्स कितने दे रखे हैं आपको, 24 दे रखे हैं और एक तरफ कितने दे रखे हैं, 13 दे रखे हैं। तो आपसे पूछ रखा है कि बताओ भाई पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होगा। तो मैंने आपको बताया भी था एग्जांपल के टाइम पर, क्या बताया था कि जो भी एलिमेंट्स दे रखे हैं तो आपसे पूछ रखा है कि पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होंगे। तो आप बस ये देख लो कि 24 को किस तरीके कितने वेज से लिख सकते हैं और 13 को कितनी वेज से लिख सकते हैं। तो इसका आंसर देखो ध्यान से, 24 इंटू 1, 1 इंटू 24, 2 इंटू 12। अब ये एक सिस्टमेटिक वे में लेकर चला करो, कभी कभार क्या होता है एक आध चीज छूट जाती है, तो मैं 1 2 से चालू करता हूँ। ठीक है, ठीक है, 2 इंटू 12, फिर 12 इंटू 2, फिर 3 इंटू 8 इंटू 3, फिर 4 इंटू 6 इंटू 4। और कोई पॉसिबल वे भी हो क्या, 5 का तो आता ही नहीं है, 6 का भी हो गया, 7 भी नहीं, 8 भी हो गया, 9 भी नहीं, 10 भी नहीं, 11 भी नहीं, 12 हो गया। 12 के बाद क्या आता है 24, तो 24 भी हो गया। लेकिन एक क्वेश्चन छूट गया, नहीं छूटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए सारे। ठीक है, तो ये इतने पॉसिबल ऑर्डर्स हैं कि इतने पॉसिबल ऑर्डर्स की मैट्रिक्स अगर हम बनाएंगे तो 24 एलिमेंट्स को इस तरीके से पूरी तरीके से जमा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से 13 का तो सिंपल सी बात है, 13 इंटू 1 और 1 इंटू 13, ये पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। ठीक है, तो पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है, ये रहे। तो ये क्वेश्चन भी आ गया होगा समझ में, आप लोग बढ़िया से इसे सिस्टमेटिक वे में लिख लेना। तो ये पॉसिबल ऑर्डर्स है, इतनी तरीके से मैट्रिक्स बनाई जा सकती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। और अगर 5 एलिमेंट्स हुए तब इसके पास कितने ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो चलो वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 18 और 5 बोल रखा है, 18 और 5। तो 5 के लिए तो सिंपल सी चीज है, 5 इंटू 1 और 1 इंटू 5, इसके अलावा कुछ और है नहीं। 18 के लिए देख लो, 1 इंटू 18 से स्टार्ट करो, 18 इंटू 1 हो गया, 2 इंटू 9 तो 9 इंटू 2 हो गया, 3 इंटू 6 तो 6 इंटू 3 हो गया। इसके अलावा कुछ और है क्या, नहीं, बस इतना ही है। ठीक, क्यों, क्योंकि 4 नहीं होता, 5 नहीं आता उसके टेबल में, 6 आ गया, 7 नहीं आता, 8 नहीं आता, 9 हो गया, 10 नहीं होता,
तो बस उसके बाद डायरेक्ट 18 आता है। तो ये रहे पॉसिबल ऑर्डर, 2 2 4 तो 6, मतलब 6 मैट्रिक्स बन सकती है। अगर 18 एलिमेंट्स को मुझे जमाना है किसी तरीके से तो मैं क्या कर सकता हूँ, 6 मैट्रिक्स बना सकता हूँ, ठीक है। और ये मैट्रिक्स कैसे रहेंगी देखने में, ये मैट्रिक्स पहले 1 × 18 की मैंने बताई थी, A1 1, A2 1, A3 1 एंड सो ऑन, A18 1, ठीक है। ये हो गया एक मैट्रिक्स। इसी को वर्टिकल कर हॉरिजॉन्टल कर दोगे तो वो क्या हो जाएगी, A1 1, A2 1, A3 1। सही लिख रहा हूँ क्या मैं? ये नहीं लिख रहा हूँ सही। क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि यही चीज ध्यान रखना है आप लोगों को कि मैं इसके कॉलम चेंज कर रहा हूँ, रो तो सेम रहेगी ना, ध्यान रखना थोड़ा सा। अब मुझे डाउट समझ नहीं आ रहा है इस टाइम पे कि आप लोगों के क्या क्या डाउट्स हो सकते हैं, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि खुद से डाउट्स बनाऊँ आप लोगों के नजरिए से। तो इस तरीके से A1 18, ठीक है। तो इस तरीके से एक मैट्रिक्स बन सकती है, 2 × 9 की बन सकती है जिसमें 2 रो होंगी, ठीक है। फिर एक 9 रो वाली होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस एक एक नंबर में 2018 तक तो पूछे जाते थे, कि अब ज्यादा आता नहीं है क्योंकि थोड़े क्वेश्चन टफ आने लगे हैं, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि कंस्ट्रक्ट अ 2 × 2 मैट्रिक्स। पहली चीज तो हमें ऑर्डर दे रखा है, तो बहुत अच्छी बात है, ऑर्डर लिख लो पहले। तो क्या होगा फोर्थ क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि ऑर्डर कितना गिवन है, ऑर्डर गिवन है हमें 2 × 2 का। और फॉर्म कौन सा दे रखा है, फॉर्म दे रखा है A = IJ, ठीक है। तो AIJ क्या दे रखे हैं, हमें दे रखे हैं 3 दे रखे हैं, I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये फॉर्म दे रखा है। और ऑर्डर दे रखा है 2 × 2। भैया इसमें कुछ भी गिवन नहीं है, मैट्रिक्स कैसे बना लेंगे यार हम? दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, ऑर्डर दे रखा है, और ये जो फॉर्म है जिससे हमारी मैट्रिक्स बनेगी ये दे रखा है। तो पहले तो 2 × 2 की मैट्रिक्स बना लो, बस लिख लो A11 A12 A21 A22। ये तो मैंने लिखना सिखाया है तुम लोगों को। जो एलिमेंट है फर्स्ट रो, पहले रो पे आता है, पहली रो फिर कॉलम, ये रो फिर कॉलम फिर रो फिर कॉलम, ठीक है। तो बस अब ये जो है ना यही IJ है, ये लिख रखा है, आगे I और पीछे J। तो बना लो, इससे बन जाएगी डायरेक्ट आपकी मैट्रिक्स। 1 1 रखो। तो चलो हम क्या बनाते हैं, पहले A11 बनाते हैं। तो A11 बनेगा कैसे, 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 का स्क्वायर 4, 4/2 यानी कि 2। तो पहले एलिमेंट आ गया 2। अब A12 1 + 2 का होल स्क्वायर, 1 + 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। A21 21 कितना होगा 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि ये भी जाएगा 9/2। और A22 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो पहले स्क्वायर कर लो, 2 + 2 4, 4 16, 16/2 यानी कि 8, ठीक है। तो ये आ गया एलिमेंट। आप उन्हीं की प्लेस पे जगह दे दो। तो ये भी हो गया 9/2, ये भी हो गया 9/2, और इस तरीके से हो गया ये 8। तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। इसी तरीके से आप इसके बाकी क्वेश्चंस कर सकते हो। और जो क्वेश्चंस नहीं बने मुझे कमेंट कर देना, तो मैं आपको सॉल्व करा लूंगा, डाउट क्लासेस में सॉल्व करा लूंगा, या आप लोग कमेंट कर देना मुझे, तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे तो इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया है, तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन भी 3 × 3 की मैट्रिक्स है, उसका मैं जनरल बता देता हूँ आपको, आप इजीली कर लोगे। ऑर्डर क्या दे रखा है गिवन, 3 × 4 दे रखा है। तो 3 × 4 की मैट्रिक्स कैसी बनेगी, 1 2 3, 1 2 3 और ये 4, बस A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24, ठीक है। A31, अरे ये वाला खराब हो गया, A31 A32 A33 और A34। क्यों भाई, क्योंकि 4 कॉलम होनी चाहिए इसमें, और कितनी रो होनी चाहिए, 3 रो होनी चाहिए। बस इन्हीं एलिमेंट को आपको IJ की जेब में डालना है। तो I और ये J, I आगे वाला पीछे वाला J, इसी को आपको उसमें डालना है जो फॉर्म दे रखा है आपके पास, और उसके बाद उसकी वैल्यू निकालनी है। मॉड का थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप माइनस प्लस में गलती ना कर दो, मॉड के बाहर माइनस नहीं आता है, ठीक है। मॉड एक ऐसी मशीन है जिसमें जो भी नेगेटिव चीजें डालोगे वो सारी पॉजिटिव करके आएंगी बाहर। जैसे मंदिर, हम लोग जितने भी नेगेटिव थॉट्स लेके जाते हैं मंदिर, लास्ट में जब मंदिर से निकलते हैं तो पॉजिटिव ही होकर निकलते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से मॉड का काम होता है नंबर्स में। तो नंबर्स में मॉड क्या है, नंबर्स का मंदिर है, कि हमने किसी भी नेगेटिव इंसान को उसके अंदर भेजा, वहां से पॉजिटिव बाहर आया, ठीक है। चलो उसके बाद 6th क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। दो मैट्रिक्स दे रखी है, उन्हें इक्वल बनाना है, इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट आ गया। तो चलो ट्राई करते हैं। इसके क्वेश्चन आप लोग निकाल लेना, ठीक है। और जो नहीं बने मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। चलो 6th क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। तो जो भी ये क्वेश्चन, मैं रैंडम क्वेश्चन उठा लेता हूँ पहले, थर्ड वाला
6 का थर्ड वाला, क्योंकि फर्स्ट तो बहुत इजी है, y की वैल्यू 3 हो जाएगा, y की वैल्यू 4 हो जाएगी, z की वैल्यू 3 हो जाएगी और x की वैल्यू 1 हो जाएगी। डायरेक्ट आप लोग इक्वेट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं बनेगा तो मुझे कमेंट में लिख देना, मैं आपको थर्ड बताता हूँ। थर्ड थोड़ा सा मुझे लगता है कि दिक्कत हो सकती है कुछ बच्चों को। एक्स वाई जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड, 9 5 7, क्या हो सकते हैं इनके ऑर्डर, क्या है इनके ऑर्डर बता सकते हो? ध्यान से देखो, इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 1, क्योंकि एक ही कॉलम है, ये सब प्लस में लिखे हैं, ध्यान रखना, 3 मत बताना देना इनको। इसका क्या है 3 क्रॉस 1, तो मतलब ऑर्डर सेम है, मतलब हम इनको इक्वेट कर सकते हैं। अब इक्वेट कर सकते हैं तो कर लो। पहली इक्वेशन इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ किया जा सकता है, हमने बता रखा है 9। अब भाई ये तो 3 एलिमेंट है, मतलब 3 इक्वेशन चाहिए। चलो पहले सेकंड इक्वेशन बनाते हैं, x प्लस जेड इक्वल टू 5 और एक है y प्लस जेड इक्वल टू 7। भैया ये तो काफी कंफ्यूजिंग चीज है यार, किसको पहले निकालें? देखो इसका तो कोई काम नहीं आ सकता, आ सकता है क्या? आ सकता है, कैसे आ सकता है? पर ध्यान से देखो, तो मैं x और z की वैल्यू रख सकता हूँ 5, या फिर y प्लस जेड की वैल्यू रख सकता हूँ यहाँ से 7। बस इतनी सी बात थी। मैं स्टार्ट कर देता हूँ आपकी y प्लस जेड की वैल्यू, ये कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। पुटिंग थर्ड इक्वेशन इन फर्स्ट, थर्ड इक्वेशन को डाल दो, तो x और y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 7 इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9 माइनस 7 यानी कि 2, x की वैल्यू 2 आ गई। अब x की वैल्यू 2 आ गई तो इसको डाल दो किसी भी इक्वेशन में, पुटिंग इन सेकंड, x की वैल्यू को यहाँ डाला तो 2 प्लस z इक्वल टू 5, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब z की वैल्यू 3 आ गई तो इसको यहाँ डाल दो, पुटिंग इन थर्ड, तो y प्लस 3 इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। फिर आपका आंसर, ठीक है। 2 मिनट मुझे देना, मैं इनके डाल देता हूँ, तो ये आप लोग इजीली चेक कर सकते हो, ठीक है, कि y की वैल्यू कितनी है 4 है, x की वैल्यू 2 हो गई और z की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं, मुझे लगता है बन जाएंगे, इजीली बन जाएंगे, ज़्यादा टफ चीज़ तो नहीं है ये, ठीक है। डरने वाली कोई बात है नहीं, स्टार्टिंग चीज़ है ये। चलो, तो आप लोग बाकी के 2 क्वेश्चन भी कर लेना, और अगर नहीं बनेंगे तो मुझे बता देना कमेंट्स में, तो मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। और डाउट क्लासेस आपकी हर संडे लिया करूंगा, जिसमें आप लोगों को सो फेस टू फेस आपसे इंटरेक्शन कर पाऊँ और आपसे डाउट्स और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो आपके साथ आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश कर सकूँ, ठीक है। चलो 6 क्वेश्चन भी हो गया। 7 क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, चलो ये वाला करा देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा टफ है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो इतनी टेंशन वाली बात तो नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन। फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.1, बहुत इजी एक्सरसाइज है, जल्दी से खत्म करो सारे क्वेश्चन एक बार और फिर छोड़ दो, ठीक है। चलो 7 क्वेश्चन करा देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, a माइनस बी 2a प्लस सी। और जिन बच्चों का स्कूल में ये हो गया होगा और उन्होंने घर पर कर दिया है, एक बार देख लेना, तो रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों का। और अगर देख लिया हो और क्वेश्चंस इजीली बनने लगे हों तो मुझे, मैं अभी आपको एक नंबर भेज दूंगा, तो मुझे मैसेज कर देना, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेजने लगूंगा धीरे धीरे करके, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर भेज दें और मैं उनको चेक कर सकूँ, ठीक है। और कोशिश करूंगा कि आपके लिए टेस्ट सीरीज भी बनाऊंगा, बिल्कुल आपको ऑफलाइन क्लासेस की तरह फील कराऊंगा, तो आप लोग बिल्कुल इजीली मेरे साथ चलते रहो। चलो तो इससे इक्वेशंस बनाते हैं। अब देखो 2 एलिमेंट है, 2 वेरिएबल है, तो कितनी इक्वेशन चाहिए 2 इक्वेशन चाहिए। तो a माइनस बी, इसको मैं किसके साथ इक्वेट कराऊंगा, इसके साथ, ये बन गई इक्वेशन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, नहीं निकल सकती वैल्यू, अभी तक मैंने पिछले वाले में आपको एलिमिनेशन मेथड बताई थी, अब इसमें मैं आपको एक काम करता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड कराता हूँ, ठीक है। इस एलिमेंट को किसके साथ, इसके साथ इक्वेट करूंगा। चलो आपको एलिमिनेशन मेथड बता दी थी, एलिमिनेट करना लोगों को कैसे, उनके कोफिशिएंट को सेम बनाकर। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड है, नाम से ही समझ आता है, क्या आता है समझ, कि आपको सब्स्टिट्यूट करना है, एक की वैल्यू निकालनी दूसरे में डालनी। चलो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, लेकिन मेरे हिसाब से मेरी फेवरेट जो मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड, और ज़्यादातर बच्चों की एलिमिनेशन मेथड होगी क्योंकि ईजी होती है, ठीक है। तो ए की वैल्यू निकाल दो, ए की वैल्यू कितनी आ गई -1 प्लस बी, ये आ गई ए की वैल्यू, इसको आप उठाकर सेकंड इक्वेशन में डाल दो, पुट इन इक्वेशन सेकंड, डाली तो यहाँ डालो 2, ए की जगह डाल दो, ए की जगह डालोगे बस आपको लिखना है, तो -2 प्लस 2b माइनस बी, प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना भाई लोगों, बच्चों प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना, प्लस माइनस की गलती बहुत होती है, मैंने अक्सर देखा है, बहुत सारी कॉपीज चेक करी हैं तो उनमें प्लस माइनस बहुत बच्चे गलत करते हैं, ठीक है।
तो देखो 2b माइनस बी कितना हो जाएगा, b प्लस माइनस 2 इक्वल टू 0, तो माइनस का 2 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई 2, कितना ईजी है। अब b की वैल्यू जब 2 आ गई तो इसको क्या करो, पुट इन स्टार, इसको स्टार नाम दे देता हूँ मैं, स्टार नाम दिया। तो b की वैल्यू जब यहाँ डाली तो इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। आप स्टार में डाल सकते हो, आप फर्स्ट इक्वेशन में डाल सकते हो, तो a और b की वैल्यू इजीली निकल गई। अब आप चेक कर सकते हो, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, तो 1 माइनस 2 कितना होता है, माइनस 1 होता है, ये चेक हो गया। बस इसी तरीके से आपने मतलब सही निकाली है वैल्यू, आप सेकंड इक्वेशन में भी डालकर काम कर सकते थे। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अब मैं आपको जो सी और डी है उनकी वैल्यूज और निकलवा देता हूँ, ठीक है। तो सी और डी की वैल्यू क्या है, मैंने कुछ गलत लिख लिया क्या, a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a प्लस सी और 3c प्लस डी, नहीं मैंने कुछ भी गलत नहीं लिखा है, ठीक है। 2a प्लस सी, तो a की वैल्यू अभी हम निकाल कर लाए थे, कितनी लाए थे, a की वैल्यू निकाल कर लाए थे हम माइनस 1 लाए थे, जब हम a की वैल्यू माइनस 1 लाए थे और b की वैल्यू माइनस 2 लाए थे, हाँ तभी हम यहाँ रखेंगे, रुकना, a की वैल्यू थी माइनस, हाँ a की वैल्यू 1 थी और b की वैल्यू 2 थी, जिससे हमारा माइनस 1 आया। अब 2a प्लस सी इक्वल टू, इसको किसके साथ इक्वेट करूंगा, इसके साथ इक्वेट करूंगा, तो 5, तो a की वैल्यू तो आई गई है, तो 2 1 प्लस सी रख दो वैल्यू, c की वैल्यू आ जाएगी c इक्वल टू 5 माइनस 2, यानी कि c की वैल्यू आ गई 3। d की वैल्यू निकाल दो, 3c प्लस d इक्वल टू 13, क्योंकि इसको इसी के साथ इक्वेट किया है। अब c की वैल्यू आ गई आपके पास 3, तो 3 रख दो यहाँ पर, d इक्वल टू 13, तो ये हो गया d 13, तो d की वैल्यू आ गई। अभी मैं आपको सारी स्टेप्स एक एक करके लिख कर बता रहा हूँ, धीरे धीरे करके मैं कुछ स्टेप्स आपकी गायब करने लगूंगा, क्यों, क्योंकि हम लोगों को भी थोड़ा सा लेवल बढ़ाना है ना, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, क्योंकि पेपर दो ही तरह से आते हैं, मैंने देखा है अक्सर पेपर दो ही तरह से आते हैं, या तो पेपर बहुत लेंथी आएगा 12th का, या तो टफ आएगा, ठीक है। लेंथी आएगा तो बहुत ईजी आएगा, टफ आएगा तो थोड़ा टाइम बचाने वाला आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, तो डी की वैल्यू आ गई 4, ये लो ए बी सी की वैल्यू, डी की वैल्यू आ गई, ठीक है। एक बार चेक कर लेना आप लोग, तो एक बार मैं भी चेक करके बता देता हूँ आपको कि सही है कि नहीं है, ठीक है। अभी मैं भी आप ही लोगों के साथ सॉल्व कर रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है कुछ चीज़ें गलत भी हो सकती हैं, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू, डी की वैल्यू सबकी सही है, ठीक है। गलत क्या होती है, थोड़ा बहुत गलती से कहीं कुछ लिख दिया तो उस तरीके से होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़े से आते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। एनसीईआरटी के हर मल्टीपल को सब्जेक्ट वाइज मतलब सब्जेक्टिव तौर पर सॉल्व करना है, ना कि उनके ऑप्शन से याद करना, क्योंकि यही क्वेश्चन टफ होते हैं, ध्यान रखना। एनसीईआरटी के हर एक एमसीक्यू, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ लाइफ की, एमसीक्यू की हर जो क्वेश्चंस हैं उनको सब्जेक्टिवली सॉल्व कर लेना, मतलब क्वेश्चन का आंसर लाना, उनको समझना कि किस तरीके से आंसर लाया है। आंसर को टिक लगाना से काम नहीं चलेगा, ध्यान रखना ये चीज़ पेपर में, क्योंकि वो लोग ऑप्शन चेंज कर देते हैं और यहीं पर बच्चों से पेपर सॉल्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि 1 नंबर का तो क्वेश्चन आता है, आप लोग ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे तो 1 नंबर ही तो मिलेगा, इसलिए फिर तुक्के मार देते हैं बच्चे। लेकिन तुक्का नहीं मारना है हमें, अगर अच्छे मार्क्स लाने 90 प्लस जाना है, 95 तक जाना है, तो फिर आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ मार्क कर लेना उन्हें, ठीक है। अब कहता है कि भाई 8th क्वेश्चन कहता है कि एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक मैट्रिक्स दे रखी है AIJ n क्रॉस n, ठीक है। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है भाई, बता रखा है आपको यार, ये तो आप लोग कर ही सकते हो खुद से। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो जाएंगे, बस ये रीजन पता होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, खत्म। अब कॉलम खत्म, तो फिर क्या ये ऑप्शन होगा, या ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा, या फिर नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। ये 3 ऑप्शन हैं आपके सामने, तो अब आप खुद सोच लो, अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है, ये था इसका रीजन, तो आपका आंसर क्या हो गया, सी हो गया, कि भाई नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होनी चाहिए, m इक्वल्स टू n। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा फंसाने वाला है, ठीक है। जो फंसाने वाला है वो बता देता हूँ, क्योंकि इसमें एक वैल्यू पर आप लोगों को डाउट हो सकता है। चलो करते हैं, थोड़ा सा मैं बताऊंगा अभी आपको सॉल्व करते करते। 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x, और एक दे रखी है आपको 0 y माइनस 2 8 और 4। आपको बताना है वो x y z की वैल्यूज, वो x y की वैल्यूज जिन पर ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो मतलब इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आ गया, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का, ठीक है। तो
बस ठीक है। चलो निकालते हैं। अब ये दोनों मैट्रिक्स ऐसे इक्वल हो सकती हैं, ट्राई करते हैं। कैसे ट्राई करेंगे भाई, इस इक्वेशन को किससे इक्वेट करोगे, इससे, इसको इससे, खत्म करते हैं। चलो 3x + 7 = 0, तो 3x = -7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -7/3। अब जैसे ये वैल्यू आएगी आप लोगों को, नहीं ये वाला नहीं, ठीक है, 3x + 7, हाँ ठीक है। और b की वैल्यू कितनी आ गई, देखो यहाँ से, अब यहाँ से देखो जाओगे तो 5 = y - 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7, y की वैल्यू भी 7 आ गई भाई। अब जैसे ही आपको y = 7 दिखेगा आपको लगेगा a और c सही है। क्या लगेगा, a और c ऑप्शन सही है। कंफ्यूजन क्रिएट हो गई क्योंकि देखो x की वैल्यू अलग आई और अब x की वैल्यू तो दोनों ऑप्शंस में मैच नहीं कर रही है। और कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं यार, जो सबसे करीब होता है ना, हम बचपन से आज तक करते आए हैं कि जो भी आंसर हम लोग निकालते हैं जो सबसे करीब होता है ऑप्शंस के मुताबिक, हम उन पर टिक लगा देते हैं कि यार 543 ऑप्शंस में दे रखा है, हमारा आया 541। कई बार होता है, ये बच्चे करते हैं अक्सर, और मैंने भी किया है कि 541 आया और हमने 543 आंसर लाए हैं, तो हम क्या करेंगे 541 को लगा देंगे जबकि 640 आंसर होगा, क्योंकि वो करीब दिख रहा है। तो ऐसा नहीं होता है जनरली, ठीक है। तो अब देखो आपने y = 7 जब वैल्यू लेकर आए तो आपने ए और सी को करेक्ट कर दिया होगा, लेकिन नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से, अब ये वाला ऑप्शन और चेक करो, y + 1 = 8, तो y की वैल्यू 7 आ गई। अब यहाँ से भी y की वैल्यू 7 आ गई यार, दो वाले कंफर्मेशन मिल गया। x की वैल्यू और चेक कर लेते हैं। चलो तो ये वाला और इक्वेट करके देखते हैं, 2 - 3x = 4, तो 3x को इस तरफ भेज दो, 4 को इस तरफ ले आओ, तो -2 = 3x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2/3 आ गई। मतलब वैल्यू कितनी आई, 2 आई हैं, ध्यान से देखो। और ये दोनों वैल्यूज अगर ध्यान से देखोगे तो c में कितना है, c दे रखा है आपको -2/3 और y दे रखा है आपको 7, मतलब आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है लेकिन ये वाला आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। तो इस कारण से आपका ऑप्शन सी सही नहीं होगा, आपका ऑप्शन बी सही होगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। क्यों, क्योंकि इसमें भाई दो वैल्यूज हैं और देखो आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखा होगा, ठीक है। 3.1 क्वेश्चन नंबर 9 का बी, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। क्यों, क्योंकि बच्चे सिर्फ इस वाली को देखकर सी ऑप्शन टिक लगा देंगे, लेकिन इसका क्या भाई, ये भी तो वैल्यू दे रहा है। और हमेशा ध्यान रखो, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होगी, जब उनका हर एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो हर एलिमेंट तो सेम नहीं है ना इसमें, ठीक है, क्योंकि x की दो वैल्यूज आ गई, अब दो वैल्यूज के लिए कैसे सेम हो सकता है, ठीक है। चलो तो ये समझ आ गया होगा आपको, समझ आया आपने, बढ़िया से कमेंट कर देना भाई मुझे बाद में कि भैया हाँ समझ आया, क्यों हम लोग सी ऑप्शन को टिक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो और 10th क्वेश्चन सबसे अलग क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, जो अभी तक मैंने कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं लाया हूँ जिसमें आपको समझा पाऊँ कि 10th क्वेश्चन क्या है। तो 10th क्वेश्चन अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे बोल रखा है कि और इसी तरीके के क्वेश्चन मुझे पेपर में भी देखने को मिले हैं, मैं आपको भेजूंगा। 2018 में आया, 16 में आया, 14 में आया, तो इसी तरीके के क्वेश्चन हैं जो आपको देखने को नहीं मिले होंगे पूरी बुक में, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है और ये यूनिक क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा मार्क करते हुए चलना। उन्हें बोल रखा है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 विद एंट्रीज 0 and 1। कितनी एंट्री दे रखी है, एंट्री दे रखी है 0 और 1, यानी कि नंबर में कितनी हो गई है, 2 हो गई। और 3x3 ऑर्डर क्या दे रखा है, 3x3। तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर से, ज्यादा कुछ नहीं है, उसको इतना टेंशन मत लो। तो पहले हम 3x3 की मैट्रिक्स बनाते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। भाई इस जगह पर मेरे पास रखने को कितने वो है, देखो उनने कहीं भी ऐसा बात नहीं किया कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर मेरे पास कितनी मतलब कितने एंट्री है जो रख सकता हूँ, 0 और 1 दोनों रख सकता हूँ। यहाँ नंबर है ही एक्चुअली में कि कितने लोगों को रख सकता हूँ, यहाँ पर दोनों को रख सकता हूँ, यहाँ पर भी दोनों को रख सकता हूँ, यहाँ पर भी दोनों को रख सकता हूँ, यहाँ पर भी दोनों को, यहाँ पर भी दोनों को, यहाँ पर भी दोनों को, सबको सब जगह दोनों को। क्योंकि अगर बोलते कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो फिर वो आपको 9 नंबर तक देते। क्यों भाई, क्योंकि अगर 0 रखा दिया तो यहाँ पर 0 नहीं रख सकते ना, लेकिन यहाँ पर भी 0 1 रख सकते हो, यहाँ पर भी 0 1 रख सकते हो, यहाँ पर भी 0 1 रख सकते हो। इस तरीके से इसके हर एक जगह पर हर एक पोजीशन पर आप क्या कर सकते हो, 0 और 1 कुछ भी डाल सकते हो। तो बताओ कितनी जो है कि हमारी क्या बनेगी, मैट्रिक्सेस बनेगी, ठीक है। तो इसका सीधा सिंपल सी बात है कि आपके पास जितनी भी एंट्री हो, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं हो, जब रिपीटेशन अलाउड हो, जब रिपीटेशन अलाउड हो तो आप क्या करो, जो भी एंट्री मतलब जितनी भी एंट्री, नंबर ऑफ एंट्रीज ये एक फॉर्मूला है, लिख लेना। नंबर ऑफ एंट्रीज में क्या करोगे, ऑर्डर, पूरे ऑर्डर को, तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ, क्या बोल रखा है, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस,
मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो इसकी नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है, 2 है, और ऑर्डर क्या है 3 + 3 यानी कि 9, तो 2 की पावर 9 जो कि कितना होता है 5.2 इसका आंसर है। ठीक है, तो ये है, इस तरह से आपको चलना है। अब चाहो तो आप ये क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, आप मुझे कमेंट में बताना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, तो ये इसका आंसर रहा। आपको क्या करना है, हर एक जगह पर आप 2 लोगों को रख सकते हो। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप 512 एंट्री मतलब मैट्रिसेस बना सकते हो। चलो अब ये क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ट्राई करते हैं, कहाँ गया, देखा तो था मैंने कहीं। चलो मैं बता देता हूँ आपको कि आपके पास एंट्री कितनी है। चलो मैं पूरा पूरा ही लिख देता हूँ क्वेश्चन को। ये 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन है राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 × 2 with each entry is 0, 1 और 2। ये रहा आपका क्वेश्चन। इसका मुझे आंसर चाहिए कि भाई आप कितनी नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस बना सकते हो। तो ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, तभी मुझे कंफर्मेशन मिलेगा कि आपने पूरा वीडियो देखा है और आपको समझ आया है। ठीक है, समझ आया तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके मुझे बता देना कि समझ आ रहा है आपको। ठीक है, क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो हो सकता है मेरी स्पीड तेज हो पढ़ाने की, तो हो सकता है ये सारी चीज़ें। तो ध्यान रखना कि अभी आप लोग जो भी आपको प्रॉब्लम आए अभी मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो में बता देना, तो मैं उन सबको चेंज कर लूँगा, उन सब पे ध्यान दे लूँगा, काम कर लूँगा थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि 12th है तो 12th इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी हम मस्ती से नहीं करेंगे। ठीक है, चलो तो आज हमारी 3.1 जो एक्सरसाइज है वो खत्म हो गई। सारे क्वेश्चन हमने इजीली कर लिए। जो क्वेश्चन मैंने छुड़वा रखे हैं आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स से, वो अगर आपको नहीं बनते हैं तो मुझे कमेंट कर देना, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और ये मैट्रिक्स का इसका आंसर मुझे दे देना। ठीक है, चलो कल से मिलते हैं आपसे। क्या कल से पढ़ेंगे हम ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। वैसे तो पहले आपकी बुक जो थी बहुत मोटी थी, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट में कुछ एक एक्सरसाइज है जो पूरी ही कैंसिल कर दी, बहुत सारी चीज़ें जो आपके सिलेबस से हटा दिया है। ठीक है, बहुत टफ चीज़ें थी जो हटा दी हैं, कुछ चीज़ें तो कुछ चैप्टर्स बहुत छोटे कर दिए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखो, इजीली पढ़ते चलो। बहुत कम है पढ़ने को, अपने पास ज़्यादा नहीं है, दिन में 1 घंटे निकाला करो, और अभी तो आधा घंटा भी निकालोगे तो काफ़ी है। मेरे वीडियो के अलावा आधा घंटा निकाल लेना। ठीक है, चलो तो इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट में। ठीक है।